चलिए आज का नया टॉपिक देखा जाए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, चलिए देखिए, ध्यान से समझा जाए क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन, आइए देखा जाए। प्रकाश का अपवर्तन की घटना कब होगी सर? अपवर्तन की घटना कब? जब हमारे पास दो माध्यम हो और दोनों माध्यम अलग अलग हो। दो माध्यम हो, दोनों माध्यम क्या हो? अलग अलग हो। चलिए आइए देखा जाए, पहले चित्र बना लिया जाए। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन तभी होगा जब हमारे पास दो माध्यम हो और दोनों माध्यम अलग अलग हो। चलिए देखिए, मान लिया जाए हमारे पास x डैश एक अपवर्तक तल है। अपवर्तक तल का मतलब ऐसा तल या ऐसा पृष्ठ या ऐसा तल जिससे प्रकाश का क्या हो? अपवर्तन हो। चलिए देखिए, मान लिया जाए हमारे पास x डैश क्या है? एक अपवर्तक तल है। एक अपवर्तक तल है, या ये तल दो माध्यम को क्या करता है? बांट देता है। मान लीजिए ऊपर वाला मेरे पास पहला माध्यम है और नीचे मान लीजिए कौन सा माध्यम है? दूसरा माध्यम है, ठीक है ना। पहला माध्यम हमने लिया सर एयर लिया और दूसरा माध्यम हमने क्या लिया? गिलास लिया, ठीक है ना। दूसरा माध्यम हमने क्या लिया? गिलास लिया, ठीक है ना। अब आगे देखा जाए और समझा जाए। अगर पहला माध्यम एयर है तो हमने कहा कि सर हवा विरल माध्यम है और गिलास सघन माध्यम है। तो अगर हवा विरल माध्यम है तो हवा विरल माध्यम क्यों है? अब ये भी समझिए, विरल माध्यम और सघन माध्यम की परिभाषा ये है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है वो विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है वो सघन माध्यम होता है, ठीक है ना। हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है इसलिए हवा विरल माध्यम है, और गिलास में प्रकाश की चाल सबसे कम है इसलिए गिलास कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, ठीक है ना। तो आइए मैं लिख दूँ यहाँ पर हवा कैसा माध्यम है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया जाए हवा विरल माध्यम है। क्यों विरल माध्यम है? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। गिलास हमारे पास सघन माध्यम है। क्यों सघन माध्यम है? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम, ठीक है ना। तो देखिए क्या मैं बोला, अपवर्तन की घटना कब? प्रकाश का अपवर्तन होगा कब? जब हमारे पास दो माध्यम हो और दोनों माध्यम अलग अलग हो। तो पहला माध्यम मेरे पास हवा है और दूसरा माध्यम मेरे पास क्या है? गिलास है। और पहला माध्यम हमने कहा विरल है हवा, क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है, और गिलास सघन माध्यम है क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम। चलिए देखिए, आइए देखिए, पहली चीज़ प्रकाश का अपवर्तन होगा कब? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे पास प्रकाश की किरण हो। कौन सी किरण हो? प्रकाश की किरण हो। आइए चलिए देखिए, प्रकाश की किरण बना दिया जाए। देखिए, एक प्रकाश की किरण को हमने लिया और इस प्रकाश की किरण को हमने अपवर्तक पृष्ठ पर या अपवर्तक तल पर क्या कर दिया? गिरा दिया, आपतित किया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, और जब ये प्रकाश की किरण अपवर्तक तल को किसी न किसी बिंदु पे काटती है, और जब प्रकाश की किरण अपवर्तक तल को जिस बिंदु पर काटेगी वही बिंदु मेरा कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु होगा। जहाँ पर क्यों क्या है सर? आपतन बिंदु है, और जहाँ पर बच्चा आपतन बिंदु बनता है वहाँ पर हमारे पास अभिलंब बनता है। अभिलंब का मतलब ऐसा तल जो अपवर्तक तल से पूर्णतया कितने कोण पे हो? 90 अंश के कोण पे हो, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण, इस पर ये प्रकाश आ रहा है ना, जो आए उसको हम कहते हैं आपतित किरण। तो इसका नाम मैं लिख दूँ थोड़ा, ये वाली प्रकाश की किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है ना। ये पीली वाली जो चाक है वो कौन सी किरण है? आपतित किरण है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या किया जा रहा है? गिराया जा रहा है, ठीक है ना। आइए देखिए, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश के अपवर्तन की जो परिभाषा है वो परिभाषा हमसे ये कहता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण, ध्यान से सुना जाए, जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। फिर से एक बात सुना जाए, हमने ये कहा प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रकाश की किरण है। तो जब प्रकाश की किरण सबसे जरूरी है तो सर प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आइए देखिए, अब आप यहाँ पर देख के बताइए प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहता है। ये वाली प्रकाश की किरण किस माध्यम में सर, विरल माध्यम में जाना किस में चाहता है, गिलास में, अर्थात सघन माध्यम में। कहने का मतलब ये प्रकाश की किरण जो आपतित किरण है, जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से कहाँ जाना चाहती है, सघन माध्यम में, ठीक है ना। और जब प्रकाश की किरण बच्चा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किरणें थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाती है। प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण थोड़ा सा अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, प्रकाश की किरण थोड़ा सा अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी किरण है मेरे पास, अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। चलिए फिर एक बार सुन लिया जाए, प्रकाश का अपवर्तन। तो पहली बात यहाँ पे सुनिए, अपवर्तन कब होगा, जब हमारे पास कई माध्यम हो, दो माध्यम हो और दोनों माध्यम अलग अलग हो, क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है, इसलिए हवा विरल माध्यम है। और गिलास में प्रकाश की चाल सबसे कम है, इसलिए गिलास कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है ना। आइए देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन हमसे कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, अभिलंब की तरफ। अपवर्तन में क्या बोला, देखिए प्रकाश का अपवर्तन ये है बच्चा कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया जाए प्रकाश का अपवर्तन ना होता तो गारंटी वारंटी के साथ ऐसा होता कि यही वाली प्रकाश की किरण सीधे चीरते हुए आर पार निकल जाती। ये घटना घटित होती कब, जब प्रकाश का अपवर्तन ना होता। प्रकाश का अपवर्तन ना होता तो यही प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाती, सीधे आर पार निकल जाते, ठीक है ना। क्योंकि अपवर्तन होगा, अपवर्तन क्यों होगा, अपवर्तन होने के लिए कई माध्यम मेरे पास है, दो माध्यम, और दोनों माध्यम क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश की किरण दो तरीके से विचलित होती है। कैसे, जब प्रकाश की किरण बच्चा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, कहाँ से कहाँ जाए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण थोड़ा सा अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, ये कौन सी किरण है, जो आए आपतित किरण है। और जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए और मेरे पास कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। तो जैसे ये आपतित किरण है और ये हमारे पास कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। और थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो लिखेंगे आगे, फिर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित। ठीक एकदम इसी प्रकार ये बच्चा अपवर्तित किरण है ना, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बनेगा उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे पहला माध्यम मेरे पास हवा है, दूसरा माध्यम मेरे पास क्या है, गिलास। मतलब पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण बच्चा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है ना। अगर इसी का मैं उल्टा कर दूँ, पहला माध्यम में सघन कर दूँ, क्या कर दूँ, अगर पहला माध्यम में सघन कर दूँ, समझने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कापी में। इसको आप मिटा करके यहाँ पे मैं पहला माध्यम क्या ले लिया, सघन। क्या ले लिया, पहला माध्यम में ले लिया सघन, सघन का मतलब मैं गिलास ले लिया, ठीक है ना। इसको आप मिटा करके दूसरा माध्यम आप एयर लेंगे, एयर का मतलब विरल माध्यम लेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, मतलब पहला माध्यम यहाँ पे क्या हो जाए सर, गिलास हो जाए, ठीक है ना। और दूसरा माध्यम क्या हो जाए सर, एयर हो जाए, ठीक है ना। आइए ध्यान से समझ लिया जब मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दूसरी स्थिति ये है, जब प्रकाश की किरण बच्चा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। कहाँ से कहाँ जाए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें थोड़ा सा अभिलंब से दूर भाग जाती है, थोड़ा सा अभिलंब से कहाँ भाग जाती है, दूर भाग जाती है। लेकिन ये कब, जब प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ठीक है ना। जैसे ये वाली शर्त ये देख रहे हो ना, ये वाली शर्त कब, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तब। ये वाली किरण देख रहे हो ना, ये वाला किरण देख रहे हो ना, ये घटना कब, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ठीक है ना। अब वही बात यहाँ पर भी है, ये मेरे पास अपवर्तित किरण है और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल r से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से पूरा सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ा जाए। सर प्रकाश का अपवर्तन आपने क्या बताया, प्रकाश के अपवर्तन, मैं कहा प्रकाश का अपवर्तन होगा कब, जब हमारे पास दो माध्यम हो और दोनों माध्यम मेरे पास अलग अलग हो, क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वो विरल माध्यम होगा और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो मेरा सघन माध्यम होगा, ठीक है ना। हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है इसलिए हवा विरल माध्यम है और गिलास में प्रकाश की चाल सबसे कम है इसलिए गिलास कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा में क्या बोला, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बोला गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से या एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब विचलित होना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन। यहाँ पर विचलन देखिए दो तरीके से है, कैसे, या तो प्रकाश पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो यही प्रकाश की किरण थोड़ा सा अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है ना। इसी का उल्टा अगर पहला माध्यम मेरे पास सघन हो जाए और दूसरा माध्यम क्या हो जाए, विरल, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यही प्रकाश की किरण थोड़ा सा अभिलंब से कहाँ भाग जाएगी, इसे दूर भाग जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रकाश के अपवर्तन का बच्चा दो नियम है, आइए दोनों नियम समझ लिया जाए। पहला नियम देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का बच्चा दो नियम है, पहला नियम सुनिए उसके बाद दूसरा नियम सुनिए, ठीक है ना। पहला नियम देखिए, ये कौन सी किरण है सर, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये वाली कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हमसे कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में है, तीनों ही एक ही तल में है। कहने का मतलब आपतित किरण क्यों पे गिरा, अपवर्तित किरण क्यों से गई और अभिलंब कहाँ से गया, क्यों से गया, ठीक है ना। तो पहला नियम हमने बोला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में है, ठीक है ना। अब आइए दूसरा नियम है स्नेल का नियम है। सर स्नेल का नियम क्या है, आइए देख लिया जाए। स्नेल का नियम है n बराबर या इसे कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है साइन आई अपान में साइन r इज इक्वल टू नियतांक। क्या है, नियतांक, ठीक है ना। आइए बता दूं मैं परिभाषा फार्मूले से। अभी जैसा कि मैं बताया, आई आपतन कोण होता है, आर अपवर्तन कोण होता है और साइन क्या है, ज्या है। साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या, ठीक है ना। अब देखिए अगर बच्चा आई आपतन कोण है तो आपतन कोण किस माध्यम में बना है, पहले माध्यम में बना है कि दूसरे माध्यम में बना है, तो आपतन कोण पहले माध्यम में बना है और अपवर्तन कोण दूसरे माध्यम में बना है। तो परिभाषा बन के देखिए क्या लिखेंगे कापी में, दूसरे नियम में, पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या, ठीक, पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम आएगा कब, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तब, ठीक है ना। फिर से एक बार सुन लीजिए क्या मैं बोला। देखिए पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। आइए नियतांक समझ लिया जाए, नियतांक कैसे बनाएंगे। आइए देखिए, नियतांक बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, नियतांक बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए नियतांक कैसे आप बनाएंगे, फिर से एक बार सुन लिया जाए, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए। देखो नियतांक कैसे बनाएंगे, आइए समझा दिया जाए नियतांक बनाएंगे कैसे। देखिए हमको ध्यान से ये देखना है कि प्रकाश मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, गिलास से एयर में जा रहा है कि एयर से गिलास में आ रहा है।
एयर से गिलास में आ रहा है। चित्र में देखिए ये वाली प्रकाश की किरण सर एयर में है, जाना किस में चाहता है, गिलास में, हाँ कि ना। तो आप ऐसे लिख दीजिए, पहले एयर लिख दीजिए फिर लिख दीजिए गिलास। अब आप ये केवल देखिए प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, हवा से आ रहा है कि गिलास से आ रहा है। प्रकाश की किरण जिस माध्यम में से आए उसी पे आप एन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एन। फिर से ये लाइन सुनिए, मैं कहा बच्चा नियतांक हम कैसे बनाएंगे। नियतांक बनाने के लिए मेरे पास दो माध्यम है, पहला एयर है दूसरा क्या है, गिलास। तो पहला मैं एयर लिख दिया, दूसरा मैं गिलास लिख दिया, ठीक है ना। अब आप ये देखिए चित्र में प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है। प्रकाश की किरण एयर से आ रहा है कि गिलास से आ रहा है। ये वाली प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, एयर से आ रही है ना। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में से आए उसी पे आप जाके लिख दीजिए आपको एन। क्या लिख दीजिए, उसी पर लगा दीजिए आप एन। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ने का तरीका है हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। अभी अपवर्तनांक की परिभाषा भी देखेंगे, फिर एक बार सुनिए। इसको पढ़ने का अंदाज क्या है, हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे एयर पहला माध्यम है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, कैसे, पहले माध्यम के सापेक्ष गिलास, देखिए दूसरा माध्यम है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो सर अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक की परिभाषा बताइए। आइए अपवर्तनांक की परिभाषा देख लीजिए। देखिए अगला है हमारे पास अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को बच्चा हम एन से दिखा देते हैं। अपवर्तनांक को हमने एन से दिखा दिया, ठीक है ना। अपवर्तनांक की परिभाषा में फार्मूले बता दूं। अपवर्तनांक बराबर होता है C/V। सर C क्या है, V क्या है, दोनों प्रकाश की चाल है, बट जो C है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है, और जो V है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है। जैसे यहाँ पे पहला माध्यम मेरे पास एयर है ना, पहला माध्यम एयर है ना, और जब पहला माध्यम एयर है तो मान लिया हवा में प्रकाश की चाल कितना है, C है, ठीक है ना। और दूसरा माध्यम मेरे पास एयर है कि गिलास है, सर दूसरा माध्यम क्या है, गिलास है। अगर गिलास है, अगर माध्यम है, तो यहाँ पे मान लिया प्रकाश की चाल कितना है, V। तो अपवर्तनांक की परिभाषा बन गई क्या, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से बात सुनिए, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी चाल है, ये भी चाल है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, सब एक दूसरे को क्या कर देगा, काट देगा। जब काट देगा तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। अगर पूछेगा कोई अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो सर अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं। क्यों, क्योंकि ये भी चाल है, ये भी चाल है, और दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड एक दूसरे को काट देगा, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है, ठीक है ना। टॉपिक देखा जाए, क्रांतिक कोण क्या है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। चलिए देखिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा समझने के लिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा समझने के लिए एक पहला माध्यम हमने लिया सघन माध्यम। कैसा माध्यम, पहला माध्यम में लिया कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है ना। और दूसरा माध्यम हमने लिया विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि सघन जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, जैसे गिलास, ठीक। विरल माध्यम जैसे एयर। चलिए ठीक है, आइए समझ लिया जाए। देखिए, आइए देखा जाए क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण की परिभाषा देखिए। चलिए देखिए, जब हम प्रकाश की किरण को अपवर्तक तल पर गिराते हैं, हमें पता है सर, जब प्रकाश की किरण अपवर्तक तल पर गिरती है तो जिस बिंदु पे गिरती है पहला बिंदु वहाँ पे क्या बनता है, आपतन बिंदु, ठीक है ना। और जहाँ पर आपतन बिंदु बनता है वहाँ पर अभिलंब बनता है। क्या बनता है, अभिलंब। ये मेरा क्या है, अभिलंब है। ये हमारे पास जो है ये अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है ना। हाँ, अब आगे देखिए, प्रकाश की किरण बच्चा किस माध्यम में, सघन माध्यम में, जाना किस में चाहती, विरल माध्यम में। हमें पता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा विलंब से कहाँ भाग जाती, दूर भाग जाती। आइए भगा दिया जाए।
प्रकाश की किरण को थोड़ा अभिलंब से दूर भगा दिया जाए। देखिए अभिलंब से कहाँ भाग गई दूर, ये मेरी कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ठीक है ना। आइए देखिए, बताया जा चुका है कि आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और यह भी पीछे बताया गया है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। आइए देखिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा बहुत ध्यान से सुनिए। क्रांतिक कोण को IC से प्रदर्शित करते हैं, क्रिटिकल एंगल IC से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और क्रांतिक कोण की परिभाषा देखिए, लिखेंगे आप कॉपी में, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। फिर से एक बार सुनिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तित किरण अपवर्तक तल की तरफ बढ़ती है। ये क्या है, अपवर्तक तल है। ये क्या है, मैं लिख दूं, ये कौन सा तल है, अपवर्तक तल है, अपवर्तक तल। आइए देखिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तित किरण अपवर्तक तल की तरफ बढ़ती है। अपवर्तित किरण अपवर्तक तल की तरफ धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना। और सुनिए, आपतन कोण का मान बढ़ते इतना बढ़ा दिया जाए कि एक विशेष आपतन कोण पर ये अपवर्तित किरण पूर्णतया एकदम अपवर्तक तल पे आ जाए। कहाँ पर आ जाए, एकदम अपवर्तक तल पे आ जाए। मतलब उस समय R का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। कितना होगा, 90 अंश होगा। R = 90 डिग्री, R = 90 अंश। थोड़ा इसको मैं मिटा दूँ, इसको मैं लिख दूँ 90 अंश। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसको पहले मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले आऊँ, एक एग्जांपल से समझाइए। देखिए, मान लीजिए मेरे पास आपतन कोण का मान पहले कितना है सर, मान लीजिए समझने के लिए 10 अंश है, फिर बढ़ा के मैंने 20 अंश कर दिया, फिर बढ़ा के हमने 30 अंश कर दिया, फिर बढ़ा के हमने क्या कर दिया, 45 अंश कर दिया। किसका, आपतन कोण का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते 10, 20, 30, 40 वैसे वैसे बच्चा ये अपवर्तित किरण किसकी तरफ भागती है, अपवर्तक तल की तरफ भागती है ना। तो मान लीजिए R का मान देखो कितना रहेगा। देखो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे I का मान मैं 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, 45 लिया, तो समझाने के लिए मान लिया I का मान 10 अंश पर, जब मेरे पास आपतन कोण का मान लिया 10 है, तो उस समय मान लीजिए R का मान मेरे पास 40 अंश है, एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए। ठीक है ना। फिर हमने आपतन कोण का मान बढ़ा के कितना कर दिया, 20 अंश कर दिया, तो मान लीजिए R का मान बढ़ करके मेरे पास हो गया कितना सर, मान लिया 60 हो गया। ठीक है ना। फिर मान लिया मैं आपतन कोण का मान कितना कर दिया, 30 कर दिया, तो R का मान बढ़ के मान लिया मेरे पास 80 हो गया, समझने के लिए। ठीक है ना। मान लिया I का मान में कितना कर दिया, I का मान में 45 कर दिया, I का मान हमने 45 किया और R का मान बढ़ करके कितना हो गया, 90 अंश। तो आप हमें ये देख के बताओ, किस विशेष आपतन कोण पर R का मान 90 अंश है, किस विशेष आपतन कोण पर R का मान 90 अंश है। क्या I बराबर 10 पे R का मान 90 अंश है, नहीं सर। जब I का मान 10 है तो R का मान कितना है, 40 है। फिर I का मान 20 है तो R का मान कितना है, 60 है। जब I का मान 30 है तो R का मान 80 है। जब I का मान 45 अंश है तो R का मान कितना है, 90। तो 45 अंश के कोण पर R का मान 90 अंश है ना। तो यही मेरा 45 अंश ही एक विशेष आपतन कोण है, और यही विशेष आपतन कोण, इसी विशेष आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। मेरे कहने का मतलब बच्चा ये कि एक विशेष आपतन कोण पर R का मान क्या हो जाता है, 90 अंश। और जिस विशेष आपतन कोण पर R का मान 90 अंश होता है वही विशेष आपतन कोण ही कौन सा कोण बनता है, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को किससे दिखाते हैं, IC से। मतलब जिस दिन मेरे पास I का, ये एग्जाम्पल में लेके समझा रहा हूँ, जब भी I का मान मेरे पास 45 अंश होगा तो R का मान कितना हो जाएगा, 90। तो यही 45 अंश ही मेरा कौन सा कोण है, क्रांतिक कोण है। ये समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है ना। परिभाषा फिर से बार देखा जाए,
मैं कहा बालक क्रांतिक कोण को IC से प्रदर्शित करते हैं, तो परिभाषा क्या है? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, तवज्जो दिया जाए, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तित किरण अपवर्तक तल की तरफ क्या होती है? बढ़ती है। एक विशेष आपतन कोण पर R का मान 90 अंश हो जाता है, वही विशेष आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को किससे दिखाते हैं? IC से, ठीक है ना। तो परिभाषा कैसे लिखिएगा कापी में कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तित किरण अपवर्तक तल की तरफ बढ़ती है, तो एक विशेष आपतन कोण पर R का मान क्या हो जाता है? 90। तो उसी विशेष आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसको IC से प्रदर्शित करते हैं। और क्रांतिक कोण बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण क्या है समझाइए, तो समझ में आ गया ना, ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखा जाए। इसमें मैं थोड़ा सा एक और छोटी टॉपिक बता दूं, आगे चल के काम आएगा। चलिए देख लिया जाए, एक छोटा टॉपिक है, देख लिया जाए। देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है? विरल से सघन में जा रहा है कि सर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है ना। हाँ, आइए देखिए, सघन माध्यम का मतलब आपको पता है गिलास, क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम। विरल माध्यम का मतलब एयर, क्यों? क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल जबरदस्त, मतलब सबसे ज़्यादा होती, ठीक है ना। अब देखिए इसरेल साहब का नियम लगाइए। इसरेल साहब का नियम कैसे लगाएंगे? प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रहा है? सघन से आ रहा है, और जा किस में रहा है? विरल में। सघन से विरल में जा रहा है। आइए देखिए इसरेल का नियम लगाएंगे सर। इसरेल का नियम आप बताए हैं कि साइन I अपान में साइन R इज इक्वल टू नियतांक बताया गया है ना। और नियतांक कैसे बनाते हैं वो भी बताया गया। देखिए नियतांक कैसे बनाएंगे, या मैं यहाँ पे n ही लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, बट n का मान यहाँ पे निकाल लीजिए। n बराबर कितना आएगा? देखिए पहली बात देखिए हमारे पास क्या माध्यम है सर? दो माध्यम, एक गिलास है, दूसरा क्या? एयर। आप ये देखिए प्रकाश किस माध्यम से आ रहा है? एयर से गिलास में जा रहा है कि गिलास से एयर में आ रहा है? गिलास से एयर में जा रहा है, मतलब प्रकाश गिलास से कहाँ जा रहा है? एयर में जा रहा है ना। प्रकाश किस माध्यम से आ रही है? देखिए प्रकाश किस माध्यम से आ रहा है? गिलास से आ रहा है ना, उसी पे n लगाइए, ठीक है ना। बोलिए, तो इसी n को हटाकर यही मान यहाँ पर रख दिया जाए तो हो जाएगा सर साइन I अपान में साइन R इज इक्वल टू n है ना। इस n को हमने हटा के लिख दिया गिलास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अगर मैं इसी का उल्टा नियम लगा दूं, उल्टा का मतलब जैसे यहाँ प्रकाश सघन से विरल में आया है, यही लाइन ध्यान से समझिए। यहाँ पे प्रकाश सघन से विरल में आया है ना, यही मैं उल्टा कर दिया। उल्टा का मतलब प्रकाश को मैं विरल से सघन में भेज दिया। कैसे भेज दिया? विरल से सघन में भेज दिया। बात समझ पाए? जब बच्चा विरल से सघन में जाएगा तो ये मेरा आपतन कोण बन जाएगा और ये मेरा अपवर्जन कोण बन जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार सुनिए और समझिए। अगर यही मैं नियम उल्टा लगा दूं, इसको मैं आपतित किरण कर दूं और इसको मैं अपवर्तित किरण कर दूं, तो आपतित किरण के लिए आपतन कोण होगा और अपवर्तित किरण के लिए कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्जन कोण, ठीक है ना। आइए इसरेल का नियम फिर से लगाइए। इसरेल का नियम है साइन I। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रकाश कहाँ से कहाँ में भेज रहा हूँ? सघन से विरल में कि विरल से सघन में? मैं विरल से सघन में भेज रहा हूँ ना। और जब बच्चा प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये वाली प्रकाश मेरे पास कौन सी बन जाएगी? आपतित किरण। और ये बन जाएगी मेरे पास कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। तो उस समय ये R अपवर्तन नहीं, आपतित किरण नहीं ना। ये जब ये आपतित किरण होगा तब ये R आपतन कोण बन जाएगा और ये वाला I क्या बन जाएगा? अपवर्तन कोण बन जाएगा, ठीक है ना। आइए इसरेल का नियम लगाइए। इसरेल का नियम है सर साइन I। तो यहाँ पर साइन I की I के बजाय R है सर। I के बजाय क्या है? R है। I के स्थान पर क्या रखेंगे? R। आइए रख दिया जाए साइन R अपान में साइन I इज इक्वल टू नियतांक होता है ना। नियतांक में डायरेक्ट समझा रहा हूँ। देखिए प्रकाश हवा से गिलास में जा रहा है कि गिलास से हवा में आ रहा है? सर प्रकाश अपनी से कहाँ मैं भेज रहा हूँ? एयर से गिलास में, एयर से गिलास में, एयर से गिलास में। इसको पढ़ने का अंदाज, हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। दोनों समीकरण को गुणा कर लिया जाए। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व
2 से। आइए समीकरण नंबर 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 व 2 को गुणा करना है। बायां बायां गुणा कर दो, दायां में दायां गुणा लगाइए। चलिए देखिए, साइन आई अपान में साइन आर गुणे में क्या सर, साइन आर अपान में साइन आई इज इक्वल टू गिलास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, फिर गुणे में एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। साइन आई से साइन आई कटा, साइन आर से साइन आर कटा, डन। तो यहाँ पे कितना आया कट के सर, 1 इज इक्वल टू, तो इसको आप लिखेंगे हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक गुणे में गिलास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। चारों तरफ से बॉक्स लगा दिया जो भाग जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर, इसको अगर मैं इधर भेज दूँ तो हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक बराबर 1 अपान में जी एन ए का मतलब गिलास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, या समझ गए ना। इसको यहाँ पे करिए, इसको यहाँ पे करिए, कर दीजिए जी एन ए इज इक्वल टू 1 अपान में ए एन जी, ठीक है ना। दोनों समय इसको दोनों को बॉक्स में रखिए। बात एकदम क्लियर, ठीक है। अगला टॉपिक देखा जाए। टॉपिक हमारे पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध बताइए। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, आइए देखा जाए संबंध क्या है। चलो देखो, यहाँ पे आप ध्यान दे देखिए, चित्र में प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। समझाने के लिए ये थोड़ा समय चलिए देखिए, आइए देखिए, अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध समझने के लिए पहले लिखेंगे स्नेल साहब के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल साहब के नियम से यहाँ पर देखिए, प्रकाश की किरण बच्चा किस माध्यम से किस माध्यम में आ रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है ना। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, थोड़ा और ध्यान दिया जाए, ये मेरे पास आई कौन सा गोल है, आपतन गोल है, और ये कौन सा गोल है, आर अपवर्तन गोल है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए देखिए, स्नेल का नियम हमसे कहता है सर, साइन आई अपान में साइन आर, साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू, नियतांक देखिए बनाएंगे कैसे। प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, गिलास से एयर में आ रहा है, गिलास से एयर में आ रहा है, तो अपवर्तनांक बनाएंगे सर गिलास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अभी पीछे पढ़ा गया है कि जिस दिन बच्चा मेरे पास आपतन कोण आई एक विशेष आपतन कोण के बराबर हुआ, मतलब क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, मतलब आपतन कोण जब भी क्रांतिक कोण के बराबर होगा उसी दिन से R इज इक्वल टू कितना होगा, 90, अभी पीछे बताया गया है, ठीक है ना। तो जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो R इज इक्वल टू कितना होगा सर, 90 डिग्री 90 अंश, पीछे बताया गया क्रांतिक कोण की परिभाषा, ठीक है ना। तो आइए इसी फार्मूले पे आइए, यहाँ पे लिखा है साइन आई लिखा है ना, तो आई को हटा के हमने क्या रख दिया, आपतन कोण IC रख दिया, ठीक है ना। अपान में साइन R, बट R का मान कितना है मेरे पास 90 इज इक्वल टू कितना है, गिलास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ठीक है ना। और हमें पता है सर साइन 90 इज इक्वल, साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, तो यहाँ से निकल के आएगा क्या, साइन IC का मतलब क्रांतिक कोण है बाबू, गिलास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, इसको बॉक्स में पैक कर दिया, ठीक है ना। अभी हमने पीछे रिलेशन देखा है, क्या देखा है, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या चोरी करना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, अभी पीछे पढ़ाया गया जैसा कि क्या, हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक और गुणे में गिलास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना बताया गया, 1 बताया गया है ना, हाँ कि ना, हाँ सर बताया गया। तो यहाँ से पहले देखो, यहाँ GNA है ना, यहाँ से GNA का मान निकालिए, तो यहाँ पे जब आप GNA का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर आप GNA का मान निकालेंगे तो GNA बराबर आएगा 1 अपान में ANG, आएगा कि नहीं आएगा सर, आएगा। तो यहाँ से हम GNA को हटा के क्या रख दिया, 1 अपान ANG,
आइए रख दिया जाए। इसी समीकरण में देखिए साइन आई सी इज इक्वल टू जी एन ए है ना, जी एन ए किसके बराबर है 1 में ए एन जी, ठीक है ना। या ए एन जी बराबर निकालेंगे कितना आएगा, ए एन जी बराबर निकालेंगे कितना आएगा, तो हवा के सापेक्ष गिलास का जब आप अपवर्तनांक निकालेंगे, समझ गए ना, इसको यहाँ करिए इसको यहाँ करिए, तो 1 में कितना सर साइन आई सी, ठीक है ना। और ये भी आप पढ़ोगे कक्षा 10 में 1 साइन थीटा कासेक थीटा लिख दिया जाए। हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक 1 साइन आई सी को आप हटा के लिख सकते हैं 1 साइन थीटा कासेक थीटा होता है ना, तो कासेक थीटा के स्थान में मेरे पास कितना है आई सी है, ठीक है ना। यहीं तक समझ लिया जाए। जहाँ पर ना समझ में आए वो बताइए। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी देखो। प्रकाश मेरे पास सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो इस अनुसार को हमने नियम लगा दिया साइन आई अपान में साइन आर बराबर, हाँ इसरेल का नियम हमने लगा दिया साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। अब यहाँ पे प्रकाश गिलास से एयर में जा रहा है, तो गिलास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। अब यहाँ पे मैं बोला था कि अगर आपतन कोण, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, और जिस दिन आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर आर इज इक्वल टू कितना होगा 90 अंश होगा, पुट दी वैल्यू साइन आई को हटा के हमने रख दिया क्रांतिक कोण। और जब भी क्रांतिक कोण रखेंगे तो आर को हटा के कितना रख देंगे 90, साइन 90 का मान कितना है सर 1, तो जी एन ए बराबर कितना आ गया साइन आई सी। अभी पीछे संबंध पढ़ा गया है, हम जानते हैं सर क्या ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर 1, पीछे भी डेरिवेशन किया गया, ठीक है ना। यहाँ से हमने जी एन ए का मान निकाल लिया। अब यही जी एन ए का मान हमने यहीं पर रख दिया। देखिए साइन आई सी बराबर वहाँ पे जी एन ए है, जी एन ए का मान कितना 1 में ए एन जी गुणा भाग कर दिया आगे, ठीक है ना। डन।